हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप लोग को स्वागत है। तो मैंने पूरा दो वीडियो बना के डाल दिया हूँ, वहाँ जाके भी आप देख सकते हो। तो आज की जो वीडियो होगी कुछ अलग नहीं होगी, उसी निफ्टी के सिलसिले में होगा। बट व्यू क्यों चेंज हुआ उसकी रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने बताया था, फिर भी मैंने सोचा कि और एक क्लैरिटी के साथ वीडियो बना दिया जाए, सो दैट आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, और उसमें डीप क्लैरिटी लाने के लिए कोशिश किया मैंने। आज अभी का जो वीडियो होगा वो थोड़ी सी डीप के बेसिस पे होगा। देखते हैं क्या क्या हो सकता है क्या नहीं। ठीक है। तो ये था, अगर आप चीज़ों को मैंने बहुत बार बताया हूँ कि मार्केट में अगर कोई चीज़ अगर हमें देखना है तो ब्रॉड जो वीडियो है उसके बेसिस पे आप देखने की कोशिश कीजिए। ब्रॉड वीडियो का मतलब होता है निफ्टी 500 कंपनी को लेके ये इंडेक्स बना दिया गया है। और बहुत बार मैंने बताया है कि ये आपको ब्रॉड फिगर में बता देता है कि मार्केट में एक्चुअली तेज़ी है या मंदी है। नंबर वन, यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, ये अभी तक हायर हाई चल रहा है। और पहले भी मैंने कहा था कि ये जो जिस हिसाब से चल रहा है कि कहीं ना कहीं एंडिंग ऑफ डायगोनल पैटर्न है बड़े टाइम के लिए, और यहीं कहीं ख़त्म हो रहा है और इसको नीचे आना चाहिए था। और इसके पीछे एक बड़ा रीजन था, वो था बैंक निफ्टी। और ये चीज़ ना लोअर लो काइंड ऑफ सिचुएशन था। और बैंक निफ्टी में यहाँ पे पर्टिकुलरली मैंने इस वीडियो में क्लियर कट बोला था कि इसके ऊपर क्लोज होने का मतलब है कि इस गैप को टच करना और इस एरिया को उठा, ये प्राइस एक्शन के बेसिस पे है। फिर भी मार्केट जब ई फंड बॉट सिचुएशन पे होता है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे भी यू टर्न होके चला गया है मार्केट। तो अगर आप बैंक निफ्टी के स्टॉक को देखोगे तो ये क्या था, हुआ था एंडिंग ऑफ डायगोनल पैटर्न, मतलब एक वेज काइंड ऑफ फॉर्मेशन। तो उसके बाद एक फॉल होता है जनरली। तो मैं ई फंड बॉट सिचुएशन में था कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है क्या नहीं। बट हमने क्या देखा, एक बड़ा सा कैंडल हमें इस दिन का मिला और यहाँ तक आ गया। तो इसका ये मतलब है, ये जो पैटर्न था इस चीज़ को स्लो एंड स्टडी क्या कर रहा है, नेगलेक्ट कर रहा है। सो दैट क्या है कि ये स्लो एंड स्टडी ऊपर जाके एक ऑल टाइम हाई को टच करने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट को नीचे आना चाहिए था, मार्केट को मैं फिर दोबारा कहता हूँ, अगर मार्केट को नीचे आना चाहिए था तो बैंक निफ्टी क्या करना चाहिए था, बैंक निफ्टी यहाँ से यू टर्न होके नीचे आ जाना चाहिए था। बट ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो कम क्लियर कट व्यू है कि जब आपकी बड़े जो 30% शेयर था वो नीचे जाने के लिए मना करा, सो दैट मीन्स कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ट्रेंड बाकी है, जो बुल ट्रेंड चला और बाकी है। इसका सिंपल मीनिंग है, जिस बेसिस पे हमने मिड कैप, स्मॉल कैप, पीएसयू बैंक, मेटल में भी, रियल एस्टेट में भी, इंफ्रा में जिस बेसिस में तेजी हुआ है, तो इसमें सिंपल सी बात है, सभी के मन में आएगा कि भाई बहुत हो गया इस बार। यहाँ से एक तो करेक्शन बनता है, यहाँ पे करेक्शन, अगर 100 पॉइंट करेक्शन होता है तो बहुत लोग घबरा जाते हैं। और इस कैंडल में ऐसा क्या हुआ, सबसे जो अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया था, उसी दिन निफ्टी ने करीब करीब 200 पॉइंट की गिरावट दिया था। फिर भी बैंक निफ्टी ऊपर था, फिर भी मतलब देखो, सोच देखो कैसे इंडेक्स को मैनेज किया जाता है। और जैसे ही इसका क्यों मतलब है, अगर जो सबसे बड़ा कमजोर खिलाड़ी है, जो अपने हाई के ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा है, जब निफ्टी अपने हाई के ऊपर क्रॉस करके ऐसे ऐसे चल रहा है, तो इसका मतलब अगर निफ्टी नीचे बेयरिश हो रहा हो तो इसका मतलब ये भी नीचे आना चाहिए था। बट ऐसा नहीं हुआ। तब जाके मेरे दिमाग में कहा नहीं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है और निफ्टी को नीचे ना नहीं लाने देंगे। तो जो मैं सोच रहा था कि ये ऑल टाइम हाई को टच नहीं करेगा, अभी किया ही नहीं, मतलब करेगा नहीं, तो उसी दिन का व्यू मेरा प्रिडिक्शन को चेंज करने के पे लग गया कि नहीं, यहाँ से मार्केट और तेजी में है। ठीक है। हम मैं ये सोच रहा, दूसरी चीज़ हमेशा ही बोल रखा हूँ कि मार्केट में अगर सारे लोग बियर बियर हो तो मार्केट नीचे जाने के चांसेस बहुत ही कम लगता है। क्लियर। अब आते हैं निफ्टी के चार्ट में।
क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो निफ्टी की जो चार्ट बना हुआ है ना, पहले भी मुझे ये लग रहा था कि ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन अगर रिलेटिव थ्योरी के बेसिस पे अगर ये 1 2 ये 3 4 हुआ, ये 3 4 होगा नहीं होगा, तो मैं इफ एंड बॉट सिचुएशन में था, मार्केट को सिनेरियो को अभी ये सिचुएशन है, ये 1 2 और ये 1 2, ये 3 4 नहीं है। अभी भी ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, और ये कहाँ तक हो सकती है, देखिए उसी दिन का, इस दिन का ये जो कैंडल था, ये देखो ये कैंडल, ये पर्टिकुलर कैंडल सब कुछ चेंज करके रख दिया। व्यू और मार्केट में जो बड़ी एफआई का बाइंग, ये पर्टिकुलर उसी दिन का कैंडल 6 मार्च को, ठीक है। और ये व्यू जो है यहाँ पे भी मैंने कहा था, यहाँ पे एक एंडिंग और डायगोनल पैटर्न बन रहा है, और यहाँ से एक बार नीचे आना चाहिए, उसके बाद ऊपर जाके फिर आना चाहिए, ऐसा बोला था। बट ऐसा नहीं हुआ, और ये एंडिंग और डायगोनल पैटर्न नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता तो फिर मैंने जो कहा था वही होता, बट ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद भी ऊपर गया, जबकि यूएस मार्केट में एक भयंकर सेलिंग आने के बाद भी ये ऊपर था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गिरने के चांसेस बहुत ही कम है। आप अपनी राय को बदल सकते हो, आप अपनी सोच, अपनी व्यू को बदल सकते हो, सिंपल सी। तो अभी अगर मैं फिबोनाची वाइज जो रिलेटिव थ्योरी वाइज अगर बात करूं, तो मेरा जो टारगेट अभी बन के आ रहा है ना, ये बन के आ रहा है 24,000 से 24,200 का टारगेट, अगला टारगेट बन रहा है। तो ये चीज़ को बना रखें। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर 24,000 यहाँ पे हो तो चांसेस बहुत है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन आना चालू हुआ है, ये देखो ये हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ जाए, फिर ये कंसोलिडेशन आए और ये इस टाइप की हो, और स्लो एंड स्टडी यहाँ पे ही सेलिंग आए। तो सिंपल सी चीज़ है, 24,000 अगर आया, 19,000 से अगर 24,000, तो नॉर्मल सी चीज़, छोटी बड़ी करेक्शन आएगा। और पहले मुझे लग रहा था 6 to 7 मंथ 8 मंथ का करेक्शन, बट अभी ऊपर से जो लेवल का करेक्शन होगा, इस टाइम पीरियड को देखिए, इस टाइम पीरियड के बेसिस पे ही करेक्शन होगा। तो ये टाइम पीरियड क्या था, ये टाइम पीरियड मोटा मोटी अगर हम बात करें, तो ये देखो टाइम पीरियड क्या था, 21 जुलाई या अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 2 मंथ्स 2.5 मंथ्स का करेक्शन मैक्स टू मैक्स होता है। तो मैं जनरली 2.5 मंथ्स को इग्नोर करता हूँ। वो ट्रेडिंग के लिए ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसको देखिए मत। अगर आपके पास 6 to 7 मंथ मिनिमम का करेक्शन ना हो तो फ़ायदा नहीं है। तो 2 to 5 मंथ जो भी आपके पास स्टॉक है आप बने रहिए। फिर भी मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, मनी मैनेजमेंट को भूलना नहीं चाहिए। 24,000 टारगेट है, दैट डज नॉट मीन, जो मैंने कहा था 25 to 35 to 30% कैश में बैठना चाहिए। तो एक काम कीजिए ना, वहाँ पे 25 to 30 से लेके क्या कर सकते हैं, फिर 20 to 15% कैश में अभी के लिए बैठ जाइए। 15 to 20% का कैश में बैठिए, ठीक है ना, अभी के लिए पढ़ो। बाकी जो 5 से 10% का जो गैप है, अगर 15% का अगर आप बैठना चाहते हो तो 20 to 15 कितना हो गया, 10%। 30% पहले बैठे हो तो 20% आ जाओ, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे 10% की अगर कैश में हो तो कैश को यूटिलाइज़ कीजिए। और जो जो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, रिटर्न कहीं ना कहीं कम हो कोई दिक्कत नहीं, बट बढ़िया लगना चाहिए, बढ़िया लेवल पे मिलनी चाहिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, दूसरी चीज़ और एक बड़ा चीज़ बताने वाला हूँ। क्या यहाँ पे अगर निफ्टी की बात करूँ, यहाँ पे इतना बड़ा कंसोलिडेशन, ये पहला कंसोलिडेशन, सेकंड कंसोलिडेशन, तो मैं अभी बैठ के आगे देख रहा था, तो निफ्टी का जो बड़े टाइम फ्रेम के लिए टारगेट है वो है 29,000 to 30,000। तो आपको बहुत ही लगेगा कि भाई ये जैसे अपने अपनी व्यू चेंज करते रहते हैं एक दिन में। देखो, व्यू चेंज करने का कारण यही होता है, समय के हिसाब से व्यू चेंज करो। और मेरा व्यू हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे जब भी मेरे बेसिस पे नहीं चलता मार्केट में, वहाँ पे चेंज करता हूँ, क्योंकि वहाँ टर्निंग पॉइंट होता है, सिंपल सी बात है होती है। मैं हमेशा टर्निंग पॉइंट ही देखता रहता हूँ। यहाँ पे मैंने व्यू चेंज किया था, उसके बाद मैंने लेके आया था 22,500 600 यहाँ पे।
फिर 50 पॉइंट का मुझे लगा कि यहाँ पे अच्छा वाला फॉल हो सकता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फिर 50 पॉइंट दिया मार्केट को और उसके बाद मैंने व्यू चेंज किया। और ये जो व्यू अभी बोलने वाला हूँ, ये जो 24,000 देन 29,000, ये व्यू बड़े टाइम के लिए है। इसका डज नॉट मीन कि इस टाइप की करेक्शन नहीं आएगा, 100% आएगा। ठीक है, ये व्यू कहाँ से आया, ये व्यू कहाँ से आया? अगर मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात अभी फ़िलहाल नहीं करूँगा, अभी मैं बात करूँगा इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। तो हमेशा पहले मैंने देखो गोल्ड पहले कहा था, आज देखो 66,000 गोल्ड हो चुकी है। 66,300 का जो हाई बना चुका है, 356 का हाई बना चुका है गोल्ड। जिन लोग मेरे कहने पे इन्वेस्ट किए, आज वो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आया है, वो थोड़ी सी ख़राब है। ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं, वो इतना चलता है। और द सिल्वर इससे भी बहुत स्पीड भागने वाला है, ठीक है ना। कॉपर जो है, मैं हमेशा यही कह रहा अपने आप को कह रहा था कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि कॉपर में तेज़ी है, गोल्ड में तेज़ी है। मुझे लग रहा था कि इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ने वाला, जिस वजह से मार्केट की इफेक्ट पड़ेगा, बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ऐसा नीचे नहीं आया। बट उसके साथ साथ हमें एक चीज़ पॉजिटिव वो चीज़ मिली, वो है डॉलर। डॉलर में देखो बहुत बड़ी फॉल आ चुकी है, यहाँ पे आ गया है। तो मैक्स टू मैक्स डॉलर हो सकता है कि 101 तक जाए, ठीक है ना। 101 वहाँ पे मेक और ब्रेक सिचुएशन हो सकता है डॉलर में। अभी भी डॉलर जो है इफ एंड बट, देखो इसको अगर ऊपर जाना है, इन डॉलर को अगर ऊपर जाना है, यहाँ आके अगर फर्दर तेज़ी हुआ तो फिर तो ये कन्फर्म है, ये ऊपर चला जाएगा, पूरा कन्फर्म है। अगर इसको नीचे जाना है, अगर इसको नीचे जाना है, ठीक है, मतलब ये देखो ये गया, फिर ये गया, एक तो बाउंस बैक देगा। इस बाउंस बैक डिसाइड करेगा डॉलर को तेज़ी है या ऊपर। अगर ये जो बाउंस बैक आएगा यहाँ से नीचे से, इस हाई को ब्रेक किया तो फिर तो तेज़ी, सिंपल बोल। और ये बाउंस बैक ऊपर नहीं गया, यहाँ से फॉल हो गया, तो फिर तो भाई भाई साहब बियर का चालू हो गया, बियर ट्रेंड चालू हो गया। डॉलर का यही ट्रेंड से पता लगता है कि बियर ट्रेंड चालू हो गया, ठीक है। अभी उसके लिए तो टाइम है फिलहाल, अभी ये वो डिसीजन ले ही नहीं सकते फिलहाल। तो ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है 101, ठीक है ना। ये हो गया डॉलर। मैं अभी कुछ बोलने वाला था, कुछ बोले, देखो काफ़ी बार मैंने बता रखा हूँ कि बिटकॉइन जो है होता है ना, ये मार्केट के ट्रेंड को पता लगा देता है। बट अगर बड़े टाइम फ्रेम पे, अगर मैं 1 मंथ या 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप सबको दिखाऊं, तो ये क्या हुआ है, चलो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। देखो मार्केट आता है, ये पूरी हाई को क्रॉस करता है, ठीक है ना, और यहाँ पे और तेज़ी, फिर हाई को यहाँ पे क्रॉस करता है, फिर तेज़ी। बट यहाँ पे क्या ऐसा हो सकता है कि हाई को क्रॉस करो और तेज़ी हो, उसके बाद जाके फॉल हो? यस, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है ना। सब कुछ हो सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पे बिटकॉइन में यहाँ पे दूर दूर का कोई भी वीक सिग्नल अभी तक नहीं मिल रहा है। जो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एक तेज़ी के बाद फॉल होगा, वैसा बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि बिटकॉइन में और भी तेज़ी बाकी है, तो बिटकॉइन में भी तेज़ी बाकी है। इमर्जिंग मार्केट जो इंडेक्स है, ये चीज़ मैंने पहले भी बता दिया था कि इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो है ना, वो बहुत बढ़िया वाला ब्रेकआउट दे चुका है, बढ़िया वाला मतलब बहुत, जो इसको ये देखो 50 और 200 जो ऊपर जाने नहीं दे रहा था, 50 और 20 के क्रॉसओवर का जो ऊपर जाने नहीं दे रहा था, अभी यहाँ पे प्राइस वाइज भी एक तो ब्रेकआउट मिला है, इंडिकेटर वाइज, और ये क्रॉसओवर मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ऊपर है, ठीक है। और तीसरी चीज़ अगर मैं आपको पूरा तरीके से समझाने की कोशिश करूं, जब जब इमर्जिंग मार्केट ऊपर नहीं गया है ना, जब जब, तब तक मार्केट में टॉप नहीं बना। ये जो मैं एरो मार्क दिखा रहा हूँ ना, ये पहले का ही है। तो इसका ये मतलब है कि मार्केट अभी इमर्जिंग मार्केट यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है, तो दैट मीन्स कि ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। और ये हो सकता है कि यहाँ तक आए। अगर मैं
दिखाऊं तो ये कहाँ से लेके आया है ये ABCD का फॉर्म, क्योंकि ये बड़ा चार्ट है ही नहीं मेरे पास। मैंने ये चीज़ चार्ट कहाँ से निकाला मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक चार्ट है मेरे पास, देखो ये एक इंटरनेशनल एलियट थ्योरी का इंटरनेशनल चार्ट है। यहाँ पे देखो इमर्जिंग मार्केट लिखा हुआ है, MSI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, ठीक है ना। तो मेरे पास चार्ट जो है ना यहाँ से शुरू हुआ है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। जब यहाँ से इनका पता लगा मुझे, पता नहीं इसका पीछे का डाटा क्या है। ये 3 और 4 मतलब एक तो कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद तेजी हुई, ठीक है। अब ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन हुआ, अब ये अगर सही मायनों में अगर ये 3-4 है और ये 5 है, बड़े टाइम फ्रेम के लिए 3-4 है, तो इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं इतना बड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद ही अगर कोई चीज़ ब्रेकआउट दे रहा है तो बहुत बड़ी रैली की ये तैयारी कर रहा है। तो हो सकता है कि ये ऐसा हो रहा हो। और ये ऊपर जाने की मतलब यहाँ तो है ही है, मतलब मुझे नहीं पता है। देखो मेन चीज़ क्या होती है पता है, मेन चीज़ ये होती है कि आपकी आपका पूरा चार्ट होनी चाहिए। मेरे पास चार्ट नहीं है तो बताना मुश्किल है। बट ये यहाँ से शुरू होने का मकसद ये है कि यहाँ से शुरू होने का मकसद ये है, यहाँ से जो प्राइस है यहाँ पे शुरू होने का मकसद है कि ये यहाँ तक आने वाला है, किसी भी हाल पे यहाँ पे आने वाला। तो अगर इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, ठीक है ना, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स 40% की तेजी होने की बाकी है, तो किस बेसिस पे हम टॉप की बात करें, किस बेसिस पे फॉल की बात करें, ये चीज़ मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और यही चीज़ मुझे ये अगर मैं कंपेयर यहाँ पे करूँ तो एग्जैक्टली आपको भी पहले ये कंपैरिजन मैंने आप सबको दिखाया था कि ये कंपैरिजन क्या है क्या नहीं है। दोबारा भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो ये डाउ जोन्स लिखा हुआ है, मैं इसको SPX कर लेता हूँ, ठीक है, US मार्केट। तो आपको पता लग जाएगा जब जब मार्केट में इस टाइप की फॉल आती है। देखो जब जब US मार्केट में टॉप बना है तब तब इमर्जिंग मार्केट में टॉप बना है, ऐसा नहीं है कि पहले बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ये टॉप नहीं निकल पाया। यहाँ पे क्या हुआ कि चाइना मार्केट हमेशा टॉप में रैली किया है। अगर आप चीज़ को देखोगे चाइना हमेशा टॉप में रैली किया, बट यहाँ पे चाइना ही टॉप था। तो चाइना में सेलिंग आया तो पूरी मार्केट में सेलिंग आया। 2015 में यहाँ पे चाइना में अच्छा खासा बाइंग आया था, यहाँ पे भी बाइंग आया था। तो जब जब इमर्जिंग मार्केट में तैयार हो रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए, दूसरी चीज़ एक मैं आपको बता कोई नहीं बता रहा है, बट मैं आपको बताऊंगा क्या। आपको हमेशा एक चीज़ देखना है कि अगर हमारे जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन को बेसिस पे निफ्टी मूव करता है, जैसे रिलायंस हो गया, ठीक है ना, HDFC बैंक, TCS, ICICI बैंक, इन्फोसिस, 5-6 स्टॉक ले लीजिए, इनकी एक ग्राफ बना लीजिए, तो इससे पता लग जाएगा कि एक्चुअली मार्केट की मूव क्या है। अगर ये सारे चीज़ नहीं चलेंगे तो निफ्टी नहीं चलेगा, मतलब मार्केट नहीं चलेगा। शायद मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी हो बट मार्केट नहीं चले, निफ्टी तेजी मंदी नहीं होगा। ठीक उसी तरह अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब सबसे ज़्यादा जो GDP के बेसिस पे वो है US, देन चाइना, देन जापान, देन डैक्स जो है जर्मनी, देन उसके बाद आता है इंडिया, ठीक है ना। तो ये अगर मैं 5 कंट्री की ग्राफ ले लूँ तो ये पहले इंडिकेशन देता है कि मान लो कि मैं पहले भी ये कह रहा था कि चाहे US कहीं ना कहीं टॉप के आसपास है, मान के चलते हैं, ठीक है। चाइना जो है अभी रिसेंटली उसकी अगर हांगकांग इंडेक्स देखोगे चाइना तो कहीं ना कहीं तेजी के मूड में है, ठीक है। मतलब नीचे बिल्कुल टॉप में नहीं है, बॉटम पे है या ब्रेकडाउन के जो जोन पे आसपास है। तो यहाँ पे लग रहा है कि ऊपर जाने की कोशिश हो सकती है, ठीक है। ई फंड बॉट तो टिक और क्रॉस भी कर लेते हैं, ठीक है।
बट कहीं ना कहीं ये जो जापान की इंडेक्स है ना, ये फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। क्या समझ में आ रहा है? और वो वीकली की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 महीने में ब्रेकआउट है, तो दैट मीन्स कि जापान रेडी है यहाँ से 50% की रैली, और इतने सालों के बाद 35 ईयर्स के बाद इस हाई को टच किया, एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया, वहाँ से भी 50% तेजी बाकी है। मैं ये बिल्कुल नहीं करूँ 50% हो सकता, 10 साल की फिगर की बात करो, ट्रेंड की बात करो, बिल्कुल नहीं। बहुत जल्दी 50% की रैली की चांसेस बहुत है, ठीक है, जापान में। तो अगर जापान 50% तेजी में हो, जापान 50% तेजी में हो, तो यूएस कैसे टॉप कर सकता है? टॉप कैसे हो सकता है? टॉप आउट कैसे हो सकती है? ये सबसे बड़ी सोचने की बात है। जर्मन जो इंडिया भी लग रहा है कि आप टॉप हो सकता है, जो पहले एनालिसिस था। तो फिर तो अगर यूएस टॉप नहीं होगा तो इंडिया भी नहीं होगा, जर्मन भी नहीं होगा। तो दोबारा चलते हैं और एक थोड़ी सी बढ़िया वाला एनालिसिस करते हैं, वो है यूएस मार्केट। उसके बाद मैं आपको लेके आऊँगा और एक एनालिसिस में। ठीक है, अब देखो ये जापान का इंडेक्स है और मैंने यूएस मार्केट का इंडेक्स लिया, ठीक है ना। जैसे जैसे मार्केट ये 2009 से है, तो 2009 पे एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि ये देखो, मतलब जापान बढ़ा, यूएस मार्केट गिरा, जापान गिरा, फिर गया यहाँ पे बहुत बड़ी कंसोलिडेशन था, जापान में भी थी, ठीक है, ब्रेकआउट दिया। तो ये क्या हुआ, जापान। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि यूएस और जापान की इंडेक्स कहीं अलग नहीं है, कहीं अलग नहीं है, ठीक है, यहाँ क्लियर है। दूसरा चीज़ चलते हैं यहाँ पे सीधा यूएस मार्केट को क्लोज करते हैं और कहाँ चलते हैं, जापान मार्केट को, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट आया है। ऐसा नहीं है कि फ्रेश ब्रेकआउट नहीं आया, फ्रेश ब्रेकआउट आया है। इसको ना मंथली लेते हैं। मंथली चार्ट अगर आप देखोगे इसके, ये देखो, ये ऑल टाइम हाई का कब था, 1989 पे वो बनाया था, ठीक है ना, टॉप। उस फ्रॉम हियर वी मे सी टारगेट 48,000 59,000 फ्रॉम दिस लेवल, यहाँ पे ये टारगेट है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये नीचे क्यों नहीं आ सकता। सिंपल सी बात है, इसीलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर ना फ्रेश ब्रेकआउट दे रखा है, चाहे वो 1 मंथ में हो, चाहे वो 3 मंथ्स में हो। जब बड़े टाइम फ्रेम पे ये एक मोमेंटम जोन में आ रहा हो और ये ऑल टाइम हाई को टच कर रहा हो, या उससे पहले ये अपनी को एक अच्छा खासा बेस बना के जा रहा हो ना, तो फिर तो ये इजीली नीचे नहीं जाने वाला, इजीली नीचे नहीं जाने वाला, ठीक है। अगर जापान इतने बड़ी तेजी में हो तो फिर तो यूएस मार्केट कहाँ टॉप में बैठेगा, इंडिया मार्केट कहाँ टॉप में बैठा, तो फिर तो इनमें बड़ी वाली तेजी के लिए है। तो जब जब ये सिनेरियो आ रहा हो तो आपको समझ जाओ कि है, तो क्या करें यहाँ पे अपनी मार्केट को बाई करके छोड़ दें, भूल जाएं, क्या कर सकते हैं। मैंने कहा आपको 10 से 15% की इन्वेस्टमेंट करो, जो अब मैंने अब बोला था कैश में रखने के लिए। और क्या कर सकते हो, मनी मैनेजमेंट का फॉलो। क्या मनी मैनेजमेंट का फॉलो, सिंपल एनालिसिस है। जैसे यहाँ पे अगर आप चीज़ देखोगे ना, ये कभी भी अपना वीकली लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ। एक तो वीकली लो का एरिया देख लो, दूसरी एरिया मूविंग एवरेज बना लो, मूविंग एवरेज, ठीक है। अब मूविंग एवरेज इसमें डेली में आते हैं, डेली के में बहुत क्लैरिटी दिखेगी आपको। क्या ये मूविंग एवरेज, ये देखो बहुत बार ऊपर नीचे हुआ, बट ये जो 50 डे और 20 डे का या 10 का मूविंग एवरेज है, जब तक इस 50 डेज के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, क्लियर सुनिए, देखिए हमारे पास अगर
इतने बड़े टारगेट की बात कर रहे हैं, ये सब प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे है, गलत भी हो सकते हैं। तो गलत कब माने कि हम गलत हैं और जो बच्चा कुचा उसको पैसा को बचा ले, तो कैसे बने रखें। सिंपल एनालिसिस है कि जिस दिन ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया मार्केट, मान लो कि अभी अभी इसी वक्त 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, तो फिर तो आप थोड़ी देर के लिए शांति बैठ जाओ। तो फिर अलग वो उसके बाद उस टाइम पे एनालिसिस करेंगे किस दिन गया। जब तक नहीं गया तो हमारी पोजीशन हमेशा किस में होनी चाहिए, बाय ऑन डिप्स। हम अपनी यहाँ पे क्या किया, हमने स्टॉप लॉस लगा लिया, 50 डे मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस ले लो और पोजीशन को कैरी करते रहो, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन। मार्केट गिरा 200 पॉइंट गिरा, तो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ भाई बाय तो करेंगे चाहे कुछ भी हो, सेल नहीं। ठीक है, तो ये है क्लैरिटी। दूसरी चीज़, अगर मैं 500 में दिखाऊँ ना, 500, तो भी 500 में ये चीज़ दिखाई दे रहा है। अगर इसको वीकली चार्ट बना लूँ तो वीकली चार्ट में कभी भी ये देखो लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ, लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि ये चीज़ अगर ये 24,000 आ गया तो हमारा टारगेट पूरा हो गया। तो वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर आएगा। जब तक 24,000 नहीं आए तो 50 डे मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस, तो आप मोटा मोटी ये समझ लो कि अभी चल रहा है 24,400 और ये 19,800 आपका स्टॉप लॉस। तो दैट मीन्स 600 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ से 600 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस है, ले सकते हो। अच्छा, ये 500 की चार्ट है क्या, निफ्टी की चार्ट की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ 21,800 और 22,500, तो 700 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट कितना, 24,000 मैंने कहा या 300, 24,000 ले लेते हैं। तो टारगेट हमारी बनेगी 1500 टारगेट, मतलब 22,500 चल रहा है, तो मेरा टारगेट बनेगा 1500, मतलब 1:2 रेशियो। इससे बढ़िया रेशियो शायद कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान पे रखिए और इस चीज़ को बनते रहे, वो कैरी करते रहिए। ठीक है ना। और हाँ, बैंक निफ्टी बहुत बड़ी रैली में बैठा हुआ है, इतना मैं कह सकता हूँ। और इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स मैंने आपको बता दिया, जापान बता दिया, निकी क्यों में तेज़ी हूँ और इसका पीछे कारण क्या है। अगर चाइना उसमें इसके साथ साथ दे दे, फिर से उसके साथ साथ दे दे, तो फिर तो मार्केट में धमाल मच जाएगा, मार्केट में पूरा बल्ले बल्ले हो जाएगी, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। ठीक है, रहा कॉपर तो बहुत जल्दी ये 4.30 को टच करने वाला। तो सोचिए कि मेटल सेक्टर में किस चीज़ का रैली होने वाला है। ये चीज़ बस इतना ही मैं कह सकता हूँ, मेटल सेक्टर में कितना बड़ा रैली होने वाला है। ठीक है ना। चलिए, अभी अभी आपके दिमाग में आएगा, अच्छा बाय तो करें तो क्या करें। देखो, बहुत ऐसे वैल्यू कंपनी है, लीडर कंपनी है जो अपनी हाँ, ये जो निक्की ब्रेकआउट हो रहा है, तो एक काम कर सकते हो आप, निक्की इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक इंडेक्स आ रहा है निप्पॉन इंडिया करके, निक्की इंडेक्स, वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो 50%, 40 to 50% टारगेट के लिए, सिंपल। ठीक है, चाहो तो वहाँ पे एक बार गूगल कर लो और वो पता लग जाएगा आपको। ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर मैं आपको बोलूँ कि कौन सा ऐसा स्टॉक है इसी टाइम पे जो मुझे कॉन्फिडेंट भी दे, और मार्केट मान लो गिर गया तो मेरा पोर्टफोलियो ज़्यादा नहीं गिरे, और मार्केट बढ़ गया तो मुझे नहीं चाहिए स्मॉल कैप की तरह रिटर्न, मेरा पोर्टफोलियो सेफ होनी चाहिए। और ठीक है, मार्केट में मुझे स्मॉल कैप मिड कैप में 200% या 100% की रिटर्न देखो, हम कोई नीचे लेवल पे नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे है, ऑल टाइम हाई के पास है, मार्केट हाई पे हाई चल रहा है, इतना बड़ा मिड कैप स्मॉल कैप में रैली होने के बाद। ठीक है ना। तो यहाँ पे डरना बहुत मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, बट यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग करना बहुत बड़ी बात है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है, ये देखो TCS,
हमने ये देखा कि आईटी सेक्टर में बिल्कुल रैली नहीं हुआ है, ठीक है। अब आईटी सेक्टर में जब रैली नहीं हुआ है और ये अपने आप को कंसोलिडेशन यहाँ पे आया, तो ये देखो कंसोलिडेशन इतना बड़ा वो अपने आप को कंसोलिडेट किया है। कौन? टीसीएस, ये देखो ऊपर गया फिर ये फिर आया। तो इतना कंसोलिडेशन के बाद फिर भी एक ये वीकली चार्ट है, इतना बड़ा कंसोलिडेशन, तो फिर तो ये इजीली मार्केट में जब मैं इतना बड़ा टारगेट दे रहा हूँ 24, देन बड़ा टारगेट है 29-30,000, तो फिर तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं टीसीएस में इन्वेस्ट करूं। और यहाँ पे मुझे रिटर्न क्या मिलेगा? निकी में इन्वेस्ट करूंगा तो 50% मिलेगी, यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है 5,000, मतलब मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर ही है। मोटा मोटी अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट भी करूँ ना, 20-25% के रिटर्न है। टीसीएस में ऑल टाइम हाई के ऊपर इन्वेस्ट करके 25% की रिटर्न लेना क्या छोटी बात है? मुझे नहीं लगता छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और हाँ, एसबीआई में जो बोला था कि एसबीआई में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लो, अभी आप एसबीआई में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इंडिगो पेंट्स, अभी बहुत से ऐसा नहीं है कि मिड कैप नहीं है, स्मॉल कैप नहीं है, बहुत मिड कैप। अभी नेशनल एल्यूमिनियम दिया था, वहाँ पे 200% की, 200 से 300% की रैली है। पीएफसी भी ना, आप अभी इसी फील्ड में ऐड कर सकते हो। देखो जो चीज़ बढ़ गया है ना, वहाँ पे बड़े अमाउंट ना डाल के 30-40% आप वहाँ पे डाल सकते हो। जैसे पीएफसी है, एसबीआई है, 30-40% का पैसा डाल दो। यहाँ पे आप डाल सकते हो टीसीएस, इन्फोसिस, इनमें अच्छा पैसा डाल सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो सेफ्टी ऑफ मार्जिन है ना, बहुत ही बढ़िया है। जैसे मैंने और एक कहा था इंडिगो पेंट, तो ये देखो इंडिगो पेंट कितना बढ़िया वैल्यू में मिल रहा है। अगर मैं बस वेट कर रहा हूँ कि 1600 के, देखो यहाँ पे चाहो तो ये ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता। ये देखो 20% को ऊपर मुझे खरीदारी हो सकती है। चलो ठीक है, जब मार्केट परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो मार्केट तेजी होगा तो ये भी तेजी होंगे, 20% ऊपर बाई करेंगे। 20% ऊपर बाई करने के बाद भी मुझे अगर 70% का रिटर्न मिल रहा है, तो इससे बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है ना। और अगर बड़ा चीज़ चाहिए, अगर नहीं आपको लीडर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कोटक बैंक, एचडीएफसी से मुझे कोटक बैंक बहुत पसंद है। और कोटक बैंक इस बार तो भाई इसको तो ऊपर जाना है, इसको रोक के दिखाओ, रुकेगा नहीं। बट एचडीएफसी बैंक में हो सकता है कि ये जो तेज़ी है ना, यहाँ से मैं तो तेज़ी की बात कर रहा हूँ, ये हो सकता है कि ये ऊपर जाए, फिर ये कंसोलिडेशन हो, फिर उसके बाद तो इसमें अभी भी ब्रेकिंग जोन अभी भी है। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया, ये अभी भी ब्रेक ले सकता है ऊपर में, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। ये देखो, ठीक है। तो अभी भी ये जो गैप एरिया है, हो सकता है 16-1700 जाए। जब इतना बड़ा लेवल दिखा बता रहा हूँ, तो 16-1700 जाए, तो उसके बाद ही उसमें क्या कुछ कहा जा सकता है, फिर वो नीचे आ सकती है, ठीक है ना। एशियन पेंट, बहुत लोग ने कहा कि ये जो बिरला की एंट्री हो रहा है, जिस वजह से एशियन पेंट को घाटा होगा। नो डाउट कि यहाँ पे भी चार्ट पैटर्न एग्जैक्टली सेम कहने की कोशिश कर रहा है कि ये यहाँ तक जाए, फिर ये नीचे आके फिर एक फ्रेश बाइंग आ सकती है, ठीक है। तो जितने भी बड़े स्टॉक है ना, जैसे बजाज फाइनेंस, अभी भी बजाज फाइनेंस मुझे 1 घंटे की चार्ट के बेसिस पे अभी भी बढ़िया लग रहा है। सेम थिंग है, जो मैं एशियन पेंट की बात कर रहा हूँ, जो मैं एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा हूँ, बजाज फाइनेंस भी वही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी सी इनमें हायर हाई ट्रेंड शायद ना मिले, बट जो कोटक बैंक पे मिल रहा है वो चीज़ और कहीं नहीं मिला है। तो मैंने अपनी यहाँ पे जितने भी स्टॉक के बारे में बात की, लार्ज कैप के ऊपर मैंने बात की, टीसीएस, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक। अगर इन्हीं स्टॉक में, जैसे मैंने कितना किया, टीसीएस, इन्फोसिस 2, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, ठीक है 4,
बजाज फाइनेंस और ये आपका एशियन पेंट 4/6, इवन पीडीलिटी में फ्रेश ब्रेकआउट आया, वहाँ पे आप बाई कर सकते हो 7। तो ये जो मैं लार्ज कैप की बात किया, ठीक है, इस लार्ज कैप में अगर निक्की जापान में लगाओगे तो बन गया 8। तो अगर 8 स्क्रिप्ट में लगाओगे, यकीन मानो आपकी पोर्टफोलियो जो है ना, एवरेज इन सभी का अगर मैं एवरेज लूँ ना, 30 to 40% की रिटर्न मिलेगी। क्या मैंने कहा? 30 to 40%। अब इसको टारगेट क्या है? मिनिमम की टारगेट बता रहा हूँ, मैक्सिमम बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, मिनिमम टारगेट आप मान के चलो लॉन्गर टर्म के लिए रखो, कम से कम 2025 मिड ऑफ 2025 तक कैरी एटलीस्ट करो। चलो 2020 पर लास्ट तक तो कैरी करो, बाद में देखेंगे 25 में क्या हो सकता है, यहाँ तक कैरी करो, ठीक है। 30 to 40% की रिटर्न मिलनी ही मिलनी है। उसमें अगर छोटा टाइम में और अगर तेज़ी चाहिए तो पीएफसी डाल सकते हो, एसबीआई, हाँ एसबीआई भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। वो चीज़ इंडिको पेंट मैंने आपको बताया, इज़ माई ट्री बताया, EIH होटल के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बता चुका, वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मोएल अभी रिसेंटली मैंने कहा मोएल में कर सकते हो। देखो इतना बड़ा जब टारगेट मिल रहा है ना, तो बहुत से ऐसे स्टॉक अभी मिलेंगे। अभी स्लो एंड स्टडी में ट्विटर में यहाँ पे पब्लिश करूँगा। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मार्केट अभी हमारा जो मार्केट है वो 100 पॉइंट ऊपर चल रहा है। मतलब अभी आपका गिफ्ट निफ्टी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो 100 पॉइंट तो 150 20-30 पॉइंट के ऊपर चल रहा है। गोल्ड में तो भयंकर तेज़ी, तो मुझे तो पहले तो बोल रखा था भाई गोल्ड में तो तेज़ी है, इसको रोक के दिखाओ, कोई किसके पास दम है। तो रोकने के लिए तो कोई है ही नहीं, किसके पास दम नहीं है। और दूसरी चीज़ अगर मैं यूएस मार्केट के बारे में बात करूं, तो एक ही चीज़ जैसे हमने ये डिसाइड किया कि हमारी मार्केट का स्टॉप लॉस क्या है, 50 डे मूविंग एवरेज, तो इनकी मार्केट में ऐसा कोई स्टॉप लॉस है, ठीक है, उसी तरह आप मूविंग एवरेज लगा दो तो पता लग जाएगा। देखो इनकी मार्केट में भी एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ये 1 2 3 4 5 वेव है, 1 2 3 4 5। तो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि बहुत नीचे है, ठीक है। जब आपका जापान इंडेक्स इतना ऊपर कह रहा है, आपकी इंडिया निफ्टी इतना ऊपर कह रहा है, और फ्रेश एमर्जिंग मार्केट में इतनी ऊपर है, तो कहीं ना कहीं ये तो नीचे आ ही नहीं सकता किसी भी हाल पे, तो इनको भी ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसको अगर ऊपर जाना है और नीचे भी अगर बाई चांस नीचे आ गया तो स्टॉप लॉस तो ज़रूरी है ना। तो इसके लिए क्या स्टॉप लॉस है? इसके लिए सिंपल सा चीज़ है कि प्राइस यहाँ पे किसको रेस्पेक्ट दे रहा है, कि 20 डे मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है ना। अब जब तक इस 20 डे मूविंग एवरेज को मतलब EMA के नीचे ना आए ना, तब तक हम बियरिश में बैठेंगे ही नहीं। सिंपल। हमारे लिए स्टॉप लॉस बहुत पूरा डिफाइन कर दिया मैंने। निफ्टी में स्टॉप लॉस डिफाइन है, यूएस मार्केट में स्टॉप लॉस डिफाइन है। अब उसको उड़ने दो। अब अगर जैसे मैंने यहाँ पे निकाला कि 24,000 जा सकता है अभी टारगेट, तो क्या ऐसा कोई टारगेट है? S&P में मैंने निकाला हूँ, यस। यहाँ से अगर S&P अगर मैं बात करूँ तो 5400, तो कहीं ना कहीं इस लेवल से 5% की तेज़ी है, 5% की, ठीक है। वो मिनिमम देखो, इतना बड़ा टारगेट आने का मतलब ये नहीं है कि ये फिर दोबारा गिरेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हो सकता है 2-3 महीने के लिए करेक्शन आए, फिर ऊपर जाएगा। देखो 5% ये तेज़ी होगा, क्यों मैं कह रहा हूँ 5% तेज़ी होगा, तो फिर तो और 2-3 महीने का करेक्शन आएगा, ऊपर जाएगा। सिंपल आंसर है, 5% की तेज़ी होगी तो एमर्जिंग मार्केट में तो एक तो ब्रेकआउट दे चुका है, तो और रैली हो जाएगी। तो वो उसमें क्या है ना, स्ट्रॉन्ग रैली हो गया। अब निक्की ये 5% चलेगा तो निक्की को कम से कम 10% तो रैली होगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे और ही वो मजबूत हो जाएगी। इंडिया यहाँ पे 5% चलेगा तो इंडिया 24,000 के आसपास हो जाएगी, 24, तो और मजबूत हो गया। फिट्सी में अच्छा वाला ब्रेकआउट मिल जाएगी। तो जब चारों तरफ से ब्रेकआउट आ गया, तो यहाँ से बड़ी वाली फॉल तो हो ही नहीं सकता, छोटे वाले फॉल हो सकता है, और छोटे वाले फॉल 2-3 महीने के लिए हो सकता है। क्लियर? इसी बेसिस पे ही एनालिसिस किया जाता है और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, ठीक है। आप ये 5% जाने दीजिए, तब देखते हैं ना डॉलर की मूव क्या है। देखो वहाँ से पता लग जाएगा कि डॉलर की मूव क्या है।
अगर 101 के पास मैंने कहा था कि 101 आएगा डॉलर, यूएस डॉलर, वहाँ से एक बार एक तेज़ी लेगा, उस तेज़ी ही मेक और ब्रेक का डिसाइड होगी। तो वहाँ पे और थोड़ी बहुत डर लगे कि भाई डॉलर अगर के ऊपर चला गया तो बहुत बड़ी फॉल हो सकती है, कि तो फिर फर्दर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? चलिए ऑल द बेस्ट। और क्या मैं बोलूँ? ओके, बाय बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।